नमस्कार। माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर डिस्कस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो एग्ज़ाम के लिए अच्छे महत्वपूर्ण हैं उसका अध्ययन करेंगे और शैक्षिक योग्यता के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के एक विषय के रूप में भी इसको विस्तार से जानेंगे। प्रारंभ में शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम रिजर्व बैंक का वर्ष भी कहते हैं, इसका टाइम जुलाई से जून होता है, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। जिस प्रकार सामान्य वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च होता है, वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक का वर्ष या आरबीआई वर्ष 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक माना जाता है। इसी प्रकार भारतीय कृषि वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। पेपर में पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक का वर्ष कब से कब तक होता है। आप बता सकते हैं 1 जुलाई से 30 जून तक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का प्रमुख केंद्रीय बैंक है जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम को नियमित और रेगुलेट करता है और मौद्रिक नीति से संबंधित सभी कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा देखा जाता है। केंद्रीय बैंक सभी देशों में एक होता है जो उस देश की वित्तीय प्रणाली का संचालन करने, मुद्रा को जारी करने, मुद्रा की आपूर्ति बनाए रखने का काम करते हैं। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा की आपूर्ति को निर्धारित करने, बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखने, बैंकों में लोगों के विकास को बनाए रखने, भारत सरकार की ओर से मौद्रिक नीति से संबंधित और वैश्विक लेन देन से संबंधित कार्य भी रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। इसीलिए रिजर्व बैंक हमारे देश का अपेक्स बैंक है, क्योंकि यह एक सर्वोच्च बैंक है। सभी बैंक रिजर्व बैंक के अधीन काम करती हैं। अगर परिभाषा के रूप में देखें तो रिजर्व बैंक का मतलब होता है केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित एवं नियमित करने में सहायक होती हैं, यानी रेगुलेशन करती हैं, मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना एक एक्ट के तहत की गई। उस एक्ट का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये एक्ट बना कब? जब हिल्टन यंग कमीशन 1926 में भारत आया। जब हिल्टन यंग कमीशन 1926 में भारत आया, किस नाम से? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से। ये कमीशन का पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में हम हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं। इसकी सिफारिश से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल से पारित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस बैंक की स्थापना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में जो योगदान दिया है वो उसकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में लिखा है, जिसको रॉयल कमीशन ने पढ़ा और डॉक्टर साहब की तारीफ की और उन्हीं के विचारों को मानते हुए रिजर्व बैंक के स्थापना को आगे बढ़ाया है। ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के द्वारा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 पारित हुआ तो उसके बाद 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय शुरुआत में कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में स्थापना के 2 साल बाद यानी 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर मुंबई को ले आते हैं। तो 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में होता है। यह बैंक यानी रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी तब एक निजी बैंक के तौर पर की गई थी, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो उसके बाद 1949 में भारत सरकार ने
इसको अपने अधीन ले लिया और भारत सरकार का उपक्रम बना दिया गया। और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इस बैंक को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दी गई और भारत सरकार का पूरा स्वामित्व इस बैंक पर स्थापित कर दिया गया। रिजर्व बैंक का जो संचालन और कार्य किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं। निदेशक मंडल में शामिल सभी अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा 4 साल के लिए की जाती है, यानी 4 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इसमें एक भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्णकालिक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके अलावा भारत सरकार 10 डायरेक्टर की नियुक्ति करती है और 1 सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके लिए अन्य 4 निदेशक नियुक्त किए जाते हैं। यह बोर्ड निदेशक मंडल या केंद्रीय निदेशक बोर्ड बैंक के क्रियाकलापों की देखरेख और निर्देशन का काम करता है। इसके अलावा एक अन्य बोर्ड वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड होता है जो रिजर्व बैंक के वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्रों का परीक्षण करता है और उनके ऊपर रेगुलेशन का काम करता है। इसके भी 4 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक 3 अधिनियमों के तहत काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 जो ब्रिटिश असेंबली के द्वारा पास किया गया है, इसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के कार्यों पर नियंत्रण करती है। इसके बाद जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 पारित किया गया। इसके माध्यम से वित्तीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। 1956 में कंपनी अधिनियम 1956 बनाया गया, जिसके माध्यम से बैंकों पर एक कंपनी के रूप में नियंत्रण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो 3 अधिनियम हैं, इनके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को और या बैंकिंग नियंत्रण या वित्तीय संस्थाओं पर नियंत्रण का अधिकार मिलता है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के काम क्या है या रिजर्व बैंक क्या कार्य करती है उसको देखते हैं। रिजर्व बैंक का एक काम है नोटों को निर्माण करना या निर्गमन करना और उनका नियंत्रण करना। भारत सरकार किसी भी प्रकार की करेंसी का निर्गमन नहीं करती है। भारत सरकार सिर्फ 1 रुपये का नोट और सिक्कों का निर्गमन करती है। 2 रुपये का नोट से लेकर 2000 रुपये के नोट तक सभी कागजी मुद्राएं रिजर्व बैंक के द्वारा प्रिंट और मार्केट में उपलब्ध करवाई जाती है या मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। ध्यान रहे, 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है और इस पर भारत सरकार के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सभी सिक्के भारत सरकार जारी करती है। रिजर्व बैंक सभी कागजी मुद्राएं जारी करती है, लेकिन 1 रुपये का नोट, सिक्के और सभी कागजी मुद्राओं को परिचालन में लाने का काम रिजर्व बैंक का होता है। परिचालन का मतलब ऑपरेटिंग में लाना या ऑपरेशन में लाना का काम रिजर्व बैंक करती है। रिजर्व बैंक इस सभी मुद्राओं का निर्गमन या उनको छापने का काम करने के लिए एक न्यूनतम कोष प्रणाली रखती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली कह सकते हैं। यह 200 करोड़ रुपए की होती है। 200 करोड़ में इसमें 115 करोड़ रुपए का सोना होना और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी जरूरी है। भारत में 1956 से इस प्रणाली का प्रयोग नोट निर्माण में किया जाता है। यानी रिजर्व बैंक के पास 200 करोड़ रुपए यानी 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ हैं, तो रिजर्व बैंक इस असेट्स पर जितना चाहे नोट छाप सकती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक नोट छापकर मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखने और विनियमित करने का काम करती है। रिजर्व बैंक का दूसरा काम मौद्रिक नीति तैयार करना है। देश के विकास के लिए 2 प्रकार की नीतियाँ होती हैं। एक का नाम होता है राजकोषीय नीति, एक का नाम होता है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति भारत सरकार या भारत सरकार का वित्त मंत्रालय
जारी करता है, जबकि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक जारी करती है। मौद्रिक नीति का जो मूल उद्देश्य है वो मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखना, इसके अलावा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और देश का समग्र या समेकित विकास करने का काम इसमें किया जाता है। मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। हम यही जान लेते हैं कि यह मूल्य की स्थिरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना है। जो वित्तीय प्रणाली जिसमें बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसे एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड आदि, इन प्रणालियों में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए और उसको नियंत्रित करने का काम रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चौथा कार्य विदेशी मुद्रा का प्रबंधन और साख का नियंत्रण करने का काम रिजर्व बैंक का होता है। यानी रिजर्व बैंक फेमा अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानी फेमा जो फेरा के स्थान पर लागू हुआ था, उसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन को लागू करती है, विदेशी व्यापार को सुविधाजनक बनाती है। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करने पर ध्यान रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ओर से किसी भुगतान के लिए भी रिजर्व बैंक काम करती है। क्योंकि विदेशी व्यापार या अन्य विदेशी लेन देन भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। विनिमय दर यानी लेन देन की दर को बनाए रखने हेतु रिजर्व बैंक अवमूल्य और अधिमूल्यन भी कर सकती है या इन उपकरणों का प्रयोग कर सकती है। अवमूल्यन तब होता है जब स्वयं की करेंसी यानी अपने देश की करेंसी का मूल्य दूसरे देश की करेंसी की तुलना में कम कर दिया जाए। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मान लो वर्तमान में $1 बराबर 80 रुपये हैं। अगर रिजर्व बैंक $1 बराबर 100 रुपये कर दे तो ये रुपये का अवमूल्यन माना जाता है। इससे क्या होगा कि पहले जो $1 के 80 रुपये के बदले में मिलता था अब 100 रुपये के बदले में मिलता है। इससे क्या होगा, आयात कम होगा और निर्यात बढ़ेगा। यह प्रणाली इसलिए अपनाई जाती है ताकि हमारा निर्यात बढ़े और आयात पर नियंत्रण हो। अधिमूल्यन इसका विपरीत है। इसमें रुपये के मूल्य में वृद्धि की जाती है। जैसे $1 बराबर 80 रुपये है तो अब $1 बराबर 60 रुपये या 70 रुपये कर देना अधिमूल्यन कहलाता है। मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने का काम भी रिजर्व बैंक करती है। मुद्रा की जो मात्रा है उसको बनाए रखने हेतु इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का बैंक और बैंकों के बैंक के रूप में भी काम भारतीय रिजर्व बैंक करती है। जैसे सरकार का कोई भी तरीके का काम भुगतान का हो, विनिमय का हो, करों से जो प्राप्ति है उसका जो कलेक्शन है वो है, रेमिटेंस से संबंधित काम है और किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गतिविधियां है, इसका उत्तरदायित्व भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को सौंप रखा है। तो इसलिए सरकार का बैंक रिजर्व बैंक कहलाता है। पूछा जा सकता है कि सरकार का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के सरकारी कारोबार करने का अधिकार है जो उसको भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों के साथ भी ऐसा ही लेन देन कर सकती है। वर्तमान में रिजर्व बैंक सभी राज्य सरकारों को, सिर्फ सिक्किम राज्य सरकार को छोड़कर सबके साथ इस प्रकार का टाइप है। यानी राज्य सरकारों का कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सिक्किम के साथ रिजर्व बैंक ऐसा काम नहीं करती है। ग्राहकों को हितों का संरक्षण करना रिजर्व बैंक का एक और अन्य महत्वपूर्ण काम है। मुद्रा जारी करना यानी नोट को छापना, उसको विनियमन करना, रेगुलेशन करना या उसको चलन में लाना और परिचालन योग्य नहीं रहने पर उसको नष्ट करना, यानी जो नोट कट फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम भी रिजर्व बैंक का है। इसके बाद सरकारी बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में भी रिजर्व बैंक काम करता है। यानी रिजर्व बैंक जो सरकार है उसका बैंकर है और एजेंट है। यानी सरकार को किसी भी प्रकार की अगर सलाह की ज़रूरत हो या उसका कोई भी काम हो तो वो रिजर्व बैंक के थ्रू किया जाता है। रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता माना जाता है क्योंकि किसी भी प्रकार की वित्तीय स्थिति में या संकट की स्थिति में
अगर बैंकों के पास पैसे नहीं होता है तो पैसे उपलब्ध करवाने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय समाशोधन का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक बिना किसी शुल्क के लिए सभी व्यापारिक बैंकों को उपलब्ध करवाती है। क्लियरिंग हाउस क्या होती है? जब हम चेक के द्वारा भुगतान करते हैं तो मान लो मेरा अकाउंट स्टेट बैंक में है, मैं जिसको चेक दे रहा हूँ उसका अकाउंट पीएनबी में है या यूको बैंक में है या फिर किसी अन्य बैंक में है, तो मैं जो उसको चेक दूंगा वो चेक स्टेट बैंक का होगा। चेक दूंगा वो व्यक्ति अपनी बैंक में, मान लो पीएनबी है तो पीएनबी बैंक में वो चेक लगाएगा। बैंक इस चेक को क्लियरिंग हाउस या समाशोधन के द्वारा स्टेट बैंक को ये देगी और स्टेट बैंक से चेक में लिखित राशि स्टेट बैंक से डेबिट हो जाएगी और पीएनबी में जिस खाताधारक को चेक दिया गया है उसको क्रेडिट हो जाएगा। इस कार्य के लिए रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों से कोई वसूली नहीं करती है या उसके ऊपर कोई ऐसे चार्ज नहीं लगाती है। ये फ्री की सुविधा है। रिजर्व बैंक ये काम कोषों का ऑनलाइन हस्तांतरण करने के लिए करती है, जिसके लिए किसी भी बैंक को नकदी की आवश्यकता नहीं होती है। ये आरबीआई की ओर से उनको फ्री की सुविधा है। इसके अलावा साख का नियमन और नियंत्रण करने का काम भी भारतीय रिजर्व बैंक का है। बाजार में मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, इसको कितना बनाए रखना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने हेतु या अस्फीति को रोकने हेतु रिजर्व बैंक को क्या काम करना है, यह सारा साख नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है। यह कार्य रिजर्व बैंक दो तरीके से करती है, एक तो मात्रात्मक साख का उपाय और दूसरा गुणात्मक साख का उपाय। इन दोनों माध्यम से रिजर्व बैंक कोशिश करती है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति बनी रहे। अब हम अगली स्लाइड में केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के कार्य, भारतीय रिजर्व बैंक के अब तक बने हुए गवर्नर, इसके अलावा बैंक दर है, रेपो दर है, ये जो उपकरण है, इन सब की परिभाषा और बाकी चीज़ों का अध्ययन अगली स्लाइड में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि।